अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है सैयद फराज शाह ने, दिल्ली, इंडिया से। ये कहानी है दो खानदानों की। एक खानदान जहां में एक चश्मो चिराग सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ, और दूसरा एक ऐसे घर में आंख खोलता है जहां पे जन्म जन्म की गुर्बत हर घर की चीज से टपकती है। फखरुद्दीन फखर, जिसने एक ऐसे घर में आंख खोली थी जहां पे उनके वाले साहब इंतहाई अमीर कबीर शख्स थे, एक बहुत बड़े बिजनेस के मालिक। और वो जब बच्चा उस घर में पैदा हुआ तो बेइंतहा दौलत होने की वजह से उसकी जो भी ख्वाहिश होती बचपन में ही वो पूरी कर दी जाती। और वो जैसे जैसे बड़ा होता गया उसके अंदर किसी चीज की ख्वाहिश नहीं रही थी। अमूमन जब बच्चे अमीरों की औलाद होते हैं, घर के अंदर वो सब कुछ मुहैया होता है, कोई रोक टोक नहीं होती, हर बात में वो अपनी मनमानी करते हैं। चहीते होने की वजह से, लाडले होने की वजह से उनकी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा किया जाता है। तो ऐसे बच्चे ज़्यादातर बिगड़ जाते हैं। लेकिन फखरुद्दीन अपने वालिद के कारोबार में इंटरेस्ट लेने लगा। उसने देखा कि वालिद साहब ऐसी तबीयत के मालिक हैं, कारोबार की तरफ उनकी तवज्जो कम थी और कई तरह के उन्होंने शौक पाल रखे थे। वो अपने बेटे फखर को भी अपनी तरह का अयाश तबीयत बनाना चाहते थे, लेकिन फखर की नेचर ही और थी। ऑफिस के मुलाजमीन से वो इंतहाई मोहब्बत और शफकत से पेश आता। देखते ही देखते तमाम मुलाजिम फखरुद्दीन फखर से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। एक ऐसा रहमदिल इंसान जो अगर कहीं से गुजर रहा होता और किसी मुलाजिम को परेशान खड़ा हुआ देखता तो वापस मुड़ता और उसके करीब जाके पूछता, क्या हुआ है, क्यों परेशान हो? अपने मालिक को इस तरह देख के चौंक जाता और कहता, नहीं मालिक कोई बात नहीं। कहता, बताओ मुझे। वो जबरदस्ती ना सिर्फ उससे पूछता बल्कि उसी लम्हे उसकी परेशानी को दूर भी कर देता। और वो शख्स जाके सबको बताता कि क्या ऐसे इंसान भी होते हैं, ऐसे रहमदिल, जो मेरे जैसे एक छोटे मुलाजिम के पास ना सिर्फ चल के आया बल्कि उसी लम्हे मेरा उसने मसला भी हल कर दिया। और ये किसी एक के साथ नहीं हुआ था, वो कई लोगों के साथ ऐसा कर चुका था। यूं देखते ही देखते वो कारोबार जो वालिद की अदम तवज्जो की वजह से दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहा था, जब बेटे ने कारोबार को संभाल लिया, वो पढ़ा लिखा था, तो यूं मुलाजमों से शफकत और मोहब्बत से पेश आने की वजह से सब मुलाजिम इतने खुश थे कि वो दिलो जान से काम करने लगे। और यूं वो कारोबार एक फैक्ट्री में बदल गया। बाप बहुत खुश था कि मेरे बेटे फखर ने कारोबार को इतना बढ़ा दिया है कि अब एक फैक्ट्री बन चुकी है। फखर को वाकई कारोबार की ना सिर्फ समझ बूझ थी बल्कि उसने मनवा दिया था कि वो मेहनत के जरिए रातों रात उस गिरते हुए कारोबार को ना सिर्फ संभाला था बल्कि एक बहुत बड़े फैक्ट्री में बदल दिया था। अब फैक्ट्री के मुलाजिम अपने बॉस फखर साहब से बेइंतहा मोहब्बत करते, वो भी उनका ख्याल रखता। कि तभी वालिदैन को ख्याल आया कि वो अब अपने बेटे फखर की शादी कर दे। फखर अभी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन वालिदैन की आगे वो इनकार भी नहीं कर सकता था। यूं उन्होंने अपनी तरह के ही लोग जो एक मॉडर्न घर से ताल्लुक रखते थे, उनकी बेटी भी इंतहाई मॉडर्न थी। ना सिर्फ मॉडर्न थी बल्कि वो भी अपनी घर में एक ऐसी लाडली बेटली थी जो अपनी जायज और नाजायज बात को मनवा लेती थी।
सिर्फ फ़र्क ये था, फ़खरुद्दीन फ़खर तो अपनी जायज़ और नाजायज़ शर्तों को मनवा के भी एक असूल पसंद इंसान बन गया था, लेकिन उसकी होने वाली बीवी, जिसका नाम यास्मीन था, खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई बदजुबान और मन मौजी लड़की थी। लेकिन वालिदैन को वो पसंद थी। उनकी बिरादरी, उनकी ज़ात पात, असर और रसूख सब कुछ उनकी बराबरी का था। एक मॉडर्न फैमिली होने की वजह से चाहते तो यही थे कि बेटा अपनी पसंद से शादी करे, लेकिन बेटा ही इतना सादा था कि कारोबार से उसको फुर्सत मिलती तो किसी लड़की को पसंद करता। यूं वालिदैन ने ही उसके लिए यास्मीन का रिश्ता मांग दिया और उससे जब पूछा गया, उसने कहा जैसे आपको बेहतर लगे। और दूसरी तरफ था वो खानदान जिसके सरबराह का नाम था गुलाम रसूल। जिस बड़ी सी सोसाइटी के अंदर ये फैमिली रहती थी, उसी सोसाइटी से कुछ ही फासले पे जहां वो सोसाइटी खत्म होती थी, उसी के रास्ते में ही एक छोटी सी बस्ती आती थी। लेकिन एक घर जो बिल्कुल सड़क के किनारे बना हुआ था, थोड़े ही फासले थे। वो जो एक सड़क थी, उस सड़क से एक कच्चा सा रास्ता थोड़े से फासले पे जाता और वहीं पे घर था गुलाम रसूल का घर। एक ऐसा शख्स जिसने गुर्बत में आंख खोली थी और जब समझ बूझ आई, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो अंदाजा हुआ बाप मजदूरी करता है और बच्चों का पेट पालता है। उसने भी फैसला कर लिया वो अपने बाप का सहारा बनेगा। फ़खरुद्दीन की तरह वो भी एक इंतहाई ईमानदार शख्स था, लेकिन फर्क यह था वो एक दौलतमंद और वो एक इंतहाई गरीब इंसान। उसने दिन रात मेहनत की और उसकी मेहनत का सिला उसको यह मिला कि वालिदैन ने जहां पे उसके लिए रिश्ता ढूंढा, वो एक इंतहाई खूबसूरत, हसीनो जमील और नेक सीरत लड़की थी और उसका नाम था आबदा। गुलाम रसूल की आबदा से शादी हो गई। सादगी से ही शादी होनी थी। गरीबों की, मजदूरों की शादी पे कौन सा धूम धमक्का होता है। सादगी से निकाह पढ़ाया जाता है और चंद खजूरें तकसीम की जाती हैं और दुल्हन को अपने घर लेके आ जाते हैं। गुलाम रसूल भी कोई शक्ल सूरत का बुरा नहीं था, अच्छी शक्ल सूरत का मालिक था, लेकिन बीवी तो चांद जैसी मिली थी। और वो कहता था मेरी बीवी इसलिए इंतहा की खूबसूरत और नेक सीरत है कि मेरे वालिदैन की मेहनत का सिला है। मैंने अपनी वालिदैन की जो मेहनत की है, खिदमत की है, शायद उसकी मां कहती बेटा जो तूने हमारी खिदमत की है, उसी खिदमत के सिले में तुझे ऐसी चांद सी बीवी मिली है। उधर फ़खरुद्दीन की शादी हुई। एक ऐसी शादी जिस पे बेइंतहा पैसा निछावर किया गया, बेदरेग पैसे का इस्तेमाल किया गया। दो बड़े खानदानों की शादी थी। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक का बेटा था फ़खर, और दूसरी तरफ भी एक अमीर कबीर फैमिली की लड़की थी यास्मीन। वो फंक्शन कई दिनों पर मुहित था। शहर के बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े अमीर ज़ादे, बिजनेसमैन, कारोबारी शख्सियत जितने भी थे, सब ने उन शादी में शिरकत की। यूं धूमधाम से वो शादी हो गई। शादी के कुछ अरसे बाद फ़खर फिर से अपने कारोबार में मसरूफ हो गया। उधर खुदा की करनी ऐसी हुई, फ़खर के यहां पहला बेटा हुआ और कुछ अरसे बाद उसके यहां बेटी हुई। फ़खरुद्दीन फ़खर ने अपने बेटे का नाम अयान रखा और बेटी का नाम कुरतुल ऐन, जिसको सब प्यार से ऐनी कहते।
और खुदा की करनी ऐसी हुई कि गुलाम रसूल, जिसकी बीवी इंतहा की खूबसूरत थी, नेक सीरत थी, उसके यहाँ भी 2 औलादें हुई। एक बेटी जिसका नाम परवीन और एक बेटा उससे छोटा जिसका नाम अख्तर रखा गया। परवीन और अख्तर दोनों ही इतने खूबसूरत पैदा हुए जैसे कहा जाता है गरीब के घर में हीरे पैदा हो गए। वो दोनों बहन भाई बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। परवीन भी मां की तरह हसीन और जमील थी, बल्कि मां से भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत, निखरा रंग, कोरा चिट्टा रंग, आंखों के, चेहरे के नक्श, आंखों की खूबसूरती ऐसी कि कोई एक दफा देखे तो देखता ही रह जाए। और उससे छोटा अख्तर भी ऐसे ही खूबसूरत था। वक्त गुजरा, दोनों खानदानों के बच्चे जवान हो गए। उधर फखरुद्दीन के वालिद अल्लाह को एक एक करके मां गई, फिर बाप के अब वो मां बाप के इस दुनिया से चले जाने से तन्हा हो गया था। लेकिन अब उसकी एक फैमिली थी, उसकी बीवी यास्मीन थी, बेटी अयान, एनी। लेकिन एक बात उसको समझ लग गई थी कि शादी के बाद उसकी जिंदगी में पहले जैसा आराम नहीं रहा था। उसकी बीवी यास्मीन बहुत कमांडिंग थी। घर के सारे फैसले उसने संभाल लिए थे, तो उसने भी मना नहीं किया था कि चलें, मुझे ऑफिस के मामला देखने होते हैं, वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं होता, तो बीवी ही इन मामलात को देखे। घर के जितने भी मुलाजिम थे उनको सारे हुक्म, सारे ऑर्डर बेगम साहबा ही देती। और बेगम साहबा मुलाजिमों के सामने ये भी लिहाज ना करती कि मुलाजिम खड़े देख रहे हैं। वो अपने शौहर के साथ ऐसे लहजे में बात करती कि शुरू में तो फखर ने उनसे कहा कि आपको ख्याल करना चाहिए, घर में मुलाजिम मौजूद होते हैं और आप किस तरह मुझसे बात करती हैं। तो वो फखर साहब से और लड़ती। यूं फखर साहब ने खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन जब उनके यहां बच्चे पैदा हुए तो फखर साहब चाहते थे बच्चे मां पे ना जाएं, लेकिन जब घर में होल्ड ही मां का था, शुरू से फखर साहब अगर अपनी बीवी को कंट्रोल कर लेते तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन अब तो सब कुछ उसके हाथ में था। कहीं आना, किसी फंक्शन में, शादी में, खुशी में, गमी में होना, तो बीवी ही हर जगह पे आगे आगे नजर आती। एक ही तो उसका शौक था, सबसे ज्यादा शॉपिंग करना, महंगी ज्वेलरी, महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगे पर्स खरीदना। हर वो चीज जो उसको पसंद आती थी, हर वक्त वो बन सवर कर रहती थी। और फखर का एक शौक था, मैं और मेहनत करूं, अपने कारोबार को और वसी करूं। ना सिर्फ कारोबार को वसी करूं, बल्कि उन चूल्हों को जो जलते हैं उस फैक्ट्री से जो मुलाजिम हैं, वहां काम करते हैं, उनको तनख्वाहें मिलती हैं, उनके घरों के चूल्हे जलते हैं, उनको भी मैं ज्यादा से ज्यादा बोनस दे सकूं, उनका ज्यादा ख्याल कर सकूं। और उसने एक ऐसा ही सिलसिला बना दिया कि लोग और ज्यादा दिल से काम करने लगे कि अगर आप दिल से काम करेंगे, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो आपको बोनस 1 नहीं 2 बोनस मिलेंगे, और ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो मैं 3 बोनस दे दूंगा। तो इसलिए वो दिल लगाकर उसकी फैक्ट्री में काम करते। और हालात यहां तक पहुंचे कि उनको बाहर मुल्क से भी ऑर्डर आने लगे। और जब आपको बाहर मुल्क से ऑर्डर आते हैं तो आपका बाहर आना जाना भी शुरू हो जाता है, कारोबार आपका बढ़ रहा होता है। और ऐसा ही हुआ, उनका बाहर आना जाना भी शुरू हो गया। ये उन दिनों की बात है, बच्चे जवान थे। बच्चों ने फरमाइश की कि कहीं घूमने चलते हैं। आज उनके पास भी टाइम था, बीवी भी बोली हां ठीक है, चलिए कहीं घूम फिर कर आते हैं। उन्हें पूछा कहां जाना है। कभी वो किसी जगह की, कभी वो किसी जगह की फरमाइश करते और वो उनको ले जाते। इस दफा उन्होंने जब बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा इस दफा दिल कर रहा है, हमने कोई गांव वगैरह नहीं देखा, हम चाहते हैं कोई गांव भी देखें।
तो यास्मीन मुंह बनाकर बोली, अरे क्या हो गया है तुम लोगों को? एनी अब तुम गांव जाओगी, अयान तुम गांव जाओगे, क्या देखोगे गांव में? मम्मा हमें देखना तो है ना, कभी देखा नहीं है, सुना है उसके बारे में। वो दोनों बच्चे पढ़ते थे, माशाल्लाह जवान हो चुके थे, शादियों की उम्र हो चुकी थी। तो वो चंद दिन गांव गुजारना चाहते थे। यूं शहर से काफी दूर एक लंबा सफर करके वो लोग गांव की तरफ रवाना हुए। वहां उनके एक बहुत अच्छे बिजनेस के दोस्त थे, जिनका एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था। वहां वो गांव में रहते, घूमते फिरते और वापस आ जाते। गाड़ी फखर साहब खुद ड्राइव कर रहे थे। यास्मीन बेगम फ्रंट सीट पर बैठी थी और दोनों बच्चे पीछे गाड़ी में एंजॉय करते हुए जा रहे थे सरसब्ज खेतों को, लहलहाती फसलों को, यहां तक कि वो गांव पहुंच गए। गांव के जो दोस्त थे उन्होंने सही मानों में उनकी खूब मेहमान नवाजी की। गांव के ताजा सब्जियां, ताजा सौगात और जो भी गांव के खाने वगैरह होते हैं उनको खिलाए गए। मक्खन, देसी घी, इस तरह की जो चीजें होती हैं। 2 दिन उन्होंने खूब एंजॉय किया। लेकिन वहीं पे फखर साहब को एक कॉल मौसूल हुई उनके दोस्त के यहां ही कि उनको एक अहम मीटिंग के लिए रवाना होना था। वो मीटिंग इतनी जरूरी थी कि उनको पहुंचना ही पहुंचना था। जब वो फोन सुन रहे थे तो उसी वक्त उनकी बेगम साहबा यास्मीन उनके पास खड़ी थी। बोली, शुक्र है फोन आ गया, मैं तो वरना खुद कहने वाली थी बस बहुत हो गया, चलें, बच्चों ने देख लिया, 2 दिन हो गए, मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा। बच्चों की फरमाइश पे वो आ गए थे, लेकिन यास्मीन को ये माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आया था। यूं फैसला हुआ बस आज ही निकलेंगे। मेजबान को जब बताया गया कि हम रवाना होने लगे हैं तो उसने कहा, भाई क्या कर रहे हो? मौसम के तेवर देखे हैं, मौसम बहुत खराब है और सुनने में यही आ रहा है, बताया जा रहा है कि मौसम काफी ज्यादा खराब रहेगा। रुक जाओ, कल चले जाना। वो बोला, यार एक बहुत अहम मीटिंग आ गई है, तू जानता है ना कि मीटिंग के बगैर हम लोग अधूरे हैं, वो बहुत जरूरी होता है। और वैसे भी तेरी भाभी अब रहना नहीं चाह रही, बच्चे तो एंजॉय करना चाह रहे हैं लेकिन जाना पड़ेगा। खैर जैसे कैसे वो उनसे इजाजत लेकर रवाना हो गए। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी, बड़ी सी गाड़ी, उस फार्म हाउस से बाहर निकली तो वो जो आसमान बादलों से भरा हुआ था, बादलों ने पूरे आसमान को घेरे में ले लिया था और इस अंदाज में गरज रहे थे कि किसी लम्हे भी बारिश हो सकती है। वो जैसे ही उस फार्म हाउस से गाड़ी चलाते हुए बाहर आए तो हल्की फुल्की बारिश, बूंदाबांदी शुरू हो गई। फखर बोले, लो भाई बारिश भी शुरू हो गई, अब कहीं ऐसा ना हो रास्ते में बारिश ही बारिश हो, मजा ही सारा किरकिरा हो जाएगा। बच्चों ने कहा, तो क्या हुआ, एंजॉय करेंगे ना पापा, चलें। गाड़ी रवाना हो गई। फखर साहब सोच भी नहीं सकते थे कि यह सफर बारिश उनके लिए कितना मुश्किल बना देगी। एक बात का तो उनको अंदाजा था, आते हुए तो काफी सफर लंबा था, लेकिन जाते हुए इतना लंबा हो जाएगा वो सोच भी नहीं सकते थे। गाड़ी चलाते चलाते उनको काफी देर हो गई थी क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी और बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं रही थी। गाड़ी की स्पीड बिल्कुल आहिस्ता थी। विंड स्क्रीन पे लगे वाइपर मुसलसल बारिश की उन कतरों को जो विंड स्क्रीन पे भर चुके थे हटाने की नाकाम कोशिश करते, लेकिन बारिश की बरसते हुए कतरे फिर से विंड स्क्रीन को भर देते। रास्ता ना नजर आने की वजह से गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और अगर 5-6 घंटे का रास्ता था तो अब शायद वो 10-12 घंटे लग जाते। रात हो चुकी थी, तूफानी बारिश, और बारिश के तेवर बता रहे थे कि जितनी तेजी से, जितने घंटों से ये बारिश हो रही है और अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही, तो बीच में कुछ कच्चे रास्ते भी आए थे जहां से गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल था। आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी को चलाना पड़ा था। अब वो परेशान हो गए थे कि बेगम साहबा ने एकदम से कहा,
क्या मुसीबत है, बेहतर होता हम वहीं रुक जाते, बारिश ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं तो सोच रही थी जल्दी से अपने घर जाऊं, अपने बिस्तर पे जाके लेटूं, लेकिन इस बारिश ने तो लगता है जहन्नम बना दिया आज की रात। बच्ची कह रही है, मामा हम तो एंजॉय कर रहे हैं, क्या हो गया है? इतनी जबरदस्त बारिश हो रही है, आप गाड़ी में बैठी हैं, आप भीग थोड़ी रही हैं जो आप इतनी परेशान हो रही हैं। फखर साहब एहतियात के साथ गाड़ी चला रहे थे कि गाड़ी कहीं स्लिप ना हो जाए, गाड़ी कहीं फिसल ना जाए। एकदम से जोर से बिजली चमकी। जैसे ही बिजली जोर से चमकी तो वो बरसती बारिश की बूंदें जो विंड स्क्रीन पे पड़ रही थी, दूर तक इतना नजर नहीं आ रहा था, थोड़ी थोड़ी सड़क नजर आ रही थी। उस बिजली के चमकने से ऐसे लगा कि जैसे उसी रोड के किनारे कोई चलता हुआ जा रहा हो, क्योंकि अब गाड़ी में मुसलसल ये टॉपिक चल पड़ा था कि मेरे ख्याल में हमें गाड़ी को रोक देना चाहिए, क्योंकि फ़खर साहब भी गाड़ी चलाते चलाते थक गए थे और बोल रहे थे कि मेरे ख्याल में कहीं गाड़ी को रोके, हमें आराम करना चाहिए, ये रास्ता ठीक नहीं है। और बच्चों ने भी हाँ में हाँ मिला दी कि पापा आप ठीक कह रहे हैं, मेरे ख्याल में अब इंजॉय तो दूर की बात है, अब खतरे की बात लग रही है, गाड़ी किसी वक्त भी स्लिप हो सकती है, नुकसान हो सकता है, कच्ची सड़क भी आ जाती है और पानी खड़ा हुआ है, गाड़ी पता न हो, कोई खड्डा हो, कोई गाड़ी कहीं गिर जाए। तो बाप बोला, लेकिन कहाँ रोका जाए, यहाँ पे तो वीराना है, इर्द गिर्द दरख्त हैं, एक जंगल सा बना हुआ है, कोई ठिकाना भी तो नजर आए कोई जहां मैं गाड़ी रोकूं, कहाँ रोकूं? आबादी भी इतनी देर से कोई नजर नहीं आई, और अगर आबादी है भी सही इर्द गिर्द तो उस बारिश की वजह से वो नजर भी नहीं आ रही। वो इसी बातों में मसरूफ, बहस में कि क्या करें, क्या करना चाहिए। अब सब उकता गए थे इतनी देर से मुसलसल बारिश की वजह से कि जब बिजली जोर से चमकी और सड़क के किनारे कोई जाता हुआ नजर आया तो एक उम्मीद की किरण नजर आई। फखर साहब बोले, लगता है सड़क पे कोई है, और अगर सड़क पे कोई है तो इसका मतलब है आसपास कोई आबादी भी है। अगर आसपास आबादी भी है फिर तो हम रुक सकते हैं, जब तक बारिश नहीं थमती उसके बाद हम फिर से रवाना हो जाएंगे। तो पीछे बैठा हुआ बेटा अयान बोला, मैंने भी देखा है पापा, सही कह रहे हैं, जब बिजली चमकी है तो मैंने भी किसी को सामने जाते हुए देखा है। अब गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता उस जाने वाले शख्स के करीब पहुंच गई, और जब बिल्कुल करीब पहुंचे तो क्या देखते हैं, वो बारिश में भीगती हुई एक लड़की थी जो अपने दुपट्टे को सर पे बार बार ठीक कर रही थी। एक चादर सी उसके सर पे थी जिससे उसका पूरा जिस्म भीग चुका था, लेकिन अपने जिस्म से चादर को हटा रही थी क्योंकि चादर उसके जिस्म से चिपक रही थी, और वो सर पे चादर को ठीक करती और अपने जिस्म से उस चादर को हटाती। करीब पहुंच के फखर साहब ने शीशा नीचे किया और बोले, बेटी तुम यहीं कहीं पास रहती हो क्या? उसने एक अजनबी शख्स को इस तरह गाड़ी में देखा, लेकिन साथ ही उसने देखा उसकी बीवी और बच्चे भी बैठे हैं, तो उसको एक तसल्ली सी हुई और वो बोली, जी मेरा पास ही घर है। तो एकदम से पीछे बैठी हुई एनी बोली, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोली, मेरा नाम फातिमा है। अब फातिमा, हमें हेल्प चाहिए, इस वक्त बारिश हो रही है और हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है कि हम रुक जाएं, क्योंकि इस तरह ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल है। तो क्या हम कुछ देर के लिए रुक सकते हैं? तो फिर फखर साहब बोले, हाँ बेटी, हम कुछ देर के लिए रुकना चाह रहे हैं ताकि बारिश में ज़रा सर छुपा सके, मेहमान हैं, और फिर हम फौरी चले जाएंगे। तो वो बोली फैमिली को देख के, जी बिल्कुल पास ही मेरा घर है, लेकिन हमारा तो एक छोटा सा, गाड़ी बड़ी थी, अमीर लोग थे, कपड़े भी वो देख चुकी थी कि कोई बाबू हैं, रईसज़ादे हैं, कि हमारा तो एक बिल्कुल छोटा सा घर है, आप रुकना चाहें बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन आप लोगों के उस काबिल तो नहीं है जितना आपकी गाड़ी और आप लोगों के होलियों से लग रहा है। उसने तरीके से बात की, और नहीं बेटी कोई बात नहीं, हम मेहमान हैं, कुछ देर के लिए रुकना चाहेंगे, तो क्या हम आ जाएं? जी उसने कहा। तो एनी ने अपनी साइड वाला दरवाज़ा खोल के कहा, आप इस साइड से गाड़ी में आ जाएं और रास्ता बताएं।
वो लड़की भीगी हुई एनी के साथ आकर बैठ गई। अगर ये बारिश, ये मौसम, ये वेदर इस तरह ना होता तो एनी तो बर्दाश्त ही ना कर सकती। माँ की तरह वो तो नक चढ़ी थी कि एक गांव की पेंडू सी लड़की भीगी हुई उसके साथ बैठे, उसके महंगे कपड़े, और वो एक आम से कपड़ों में भीगी हुई लड़की। मजबूरी के तहत उसने उसको अपने साथ बिठा लिया। लेकिन कोई ना देख सका कि पास बैठा हुआ उसका भाई अयान, जो ललचाई हुई नजरों से लड़की को इसलिए देख रहा था कि लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, ऐसी कुदरती हुस्न की मालिक जिसको मेकअप की जरूरत भी नहीं थी, जबकि मां बेटी दोनों ने मेकअप कर रखा था। वो बारिश में भीगती हुई आ रही थी, उसका पूरा वजूद बारिश में भीगा हुआ था। उसका चेहरा भी बारिश की वजह से धुल चुका था, मेकअप तो नाम की कोई चीज ही नहीं थी, और चेहरा धुलने की वजह से, बारिश के कतरे गिरने की वजह से ऐसा हसीन और जमील चमक रहा था कि जब वो पास बैठी तो तब एनी ने भी गौर करके देखा तो देखती रह गई कि वो लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वो लड़की उनको रास्ता बताने लगी। आगे वो नीचे कच्ची सी सड़क थी, वो उससे आगे उतर गए और थोड़ी ही दूर गए तो एक घर बना हुआ था। इतना बुरा भी नहीं था, वो तो समझे थे शायद कोई बहुत ही कच्चा टूटा फूटा घर होगा। वो तो पक्का बना हुआ घर था, 2 मंजिला, ऊपर भी कमरा था, नीचे भी 2 कमरे थे। उन्होंने गाड़ी जाकर पार्क की और वो लड़की उनको लेकर अंदर पहुंची। जब वो अंदर दाखिल हुए तो घर में कोई भी नहीं था। उसने दिया जलाया। फखर साहब बोले, बेटी तुम्हारे घर में और कौन रहता है? क्या तुम अकेली रहती हो? नहीं, मेरा भाई मेरे साथ रहता है। तो तुम्हारा भाई कहां है? मेरा भाई लकड़ियां काटने के लिए गया है। इस बारिश में लकड़ियां काटने? और तुम इस वक्त रात को अकेली क्या कर रही थी? ये सवाल अब उनके जहन में आया। वो तो ये समझ के आए थे घर में और भी लोग होंगे इसलिए उसके साथ चले आए। तब उसने कहा, हम गरीब लोग हैं, मेरा भाई लकड़ियां काट कर लाता है, वो हम बेचते भी हैं और अपने खाने पकाने के लिए भी वही इस्तेमाल करते हैं। मेरी मां और बाप दोनों मर चुके हैं। मेरा भाई आता ही होगा। मेरे पास आपको पेश करने के लिए, मेहमानों के लिए और तो कुछ नहीं, लेकिन दूध जरूर मौजूद है कि आप लोग दूध पीना चाहेंगे। तो फखर साहब बोले, नहीं नहीं, आपको तकलीफ होगी, रहने दें। वो बोली, नहीं कोई तकलीफ नहीं, लकड़ियां हैं घर में, और अगर चाहें तो मैं चाय भी बना सकती हूं। चाय का सुन के फखर साहब के ऐसे लगा जैसे उनकी थकावट दूर होगी। वो बोले, अगर चाय मिल जाए तो सबको लगा कि हाँ, चाय अगर मिल जाए तो। वो चाय बनाने चली गई। जब वो चाय बनाने चली गई तो वो कमरे में चारों अकेले थे। तो पहली दफा यास्मीन बोली, मैं तो डर गई थी जब इस लड़की को मैंने देखा, इतनी हसीन लड़की और रात को अकेली। मैं तो उसी वक्त समझ गई थी ये तो कोई जिन भूत है। जिन भूत फिरते हैं इस तरह जंगलों में, अकेले में, वीराने में, जहां बंदा ना बंदे की जात। लेकिन जब वो गाड़ी में बैठ गई, लेके आई, तो फिर मुझे तसल्ली हुई कि चलो अच्छा किया, ये तो सुकून आ गया यहां पे आके। जितनी अब ठंड लग रही थी और अजीब सा वेदर हो रहा था, ज्यादा अच्छा है, यहां पे महफूज है। ऐसे कोई हादसा ही हो जाता क्या बनता। वो चाय ले आई। चाय वाकई बहुत मजे की बनी थी, उसमें उसकी मोहब्बत भी शामिल थी। उन्होंने चाय पी तो वो बोली, अब आप लेट सकते हैं, ये 7 वाला मेरे भाई का कमरा है और एक कमरा ऊपर है। उसने इस अंदाज में ऑफर की थी कि कुछ लोग ऊपर कमरे में सो जाएं और एक नीचे कोई सो जाए। तो अयान बोला, मैं नीचे सो जाता हूं, मामा पापा आप ऊपर सो जाएं और आपके साथ एनी भी सो जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये फैसला हुआ और वो तीनों ऊपर सोने के लिए चले गए। अयान 7 वाले कमरे में और वो लड़की उसी कमरे में जहां सारे बैठे थे वहीं सोने के लिए लेट गई। ऊपर जाते ही थकावट की वजह से यास्मीन, फखर
फौरी तौर पे सो गए। कुछ देर एनी भी जागती रही, लेकिन वो भी थकी हुई थी, करने को तो कुछ था नहीं, इस घर में क्या करती। कुछ देर वो जागती रही, वो भी सो गई, सिवाय अयान के जो नीचे अभी भी जाग रहा था। कोई नहीं जानता था कि वो क्यों जाग रहा है। वो शायद इंतजार में था कि उसके मां बाप, उसकी बहन सो जाए और वो अपना अधूरा मिशन पूरा करे। जब थोड़ी देर हो गई और उसको अंदाजा था कि वो सो गए होंगे, तो वो आहिस्ता से अपनी चारपाई से उठकर बैठ गया और धीमे कदमों से चलता हुआ कमरे से बाहर आ गया। उसने देखा साथ वाले कमरे का दरवाजा बंद है। यकीनन वो लड़की शायद सो चुकी थी। वो दरवाजे के करीब गया, उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। यकीनन वो लड़की बेखबर होकर सोई थी कि एक फैमिली है, उसको किसी का डर नहीं था। लेकिन वो जो पहली निगाह में ही उसको गाड़ी के बाहर खड़े हुए उसके भीगते वजूद को और उस जिस्म के खदोखाल को जो बारिश के कतरों की वजह से चादर चिपक रही थी, वो तो पहले ही उसका दीवाना हो चुका था। उसके हुस्न का, उसके खदोखाल का। वो तो इंतजार में था कि वो सो जाएं और वो अपनी हवस बुझा सके। वो तो एक रंगीन मिजाज लड़का था और ये उसके लिए शिकार थी, मासूम वो लड़की। आहिस्ता आहिस्ता उसने दरवाजा खोला, इस अंदाज में कि वो लड़की जाग ना जाए। वो गहरी नींद सो रही थी। दरवाजा खुल गया और वो नहीं जागी। वो आहिस्ता कदमों से चलता हुआ उसके करीब गया और उसने देखा कि वो बिल्कुल गहरी नींद सो रही है। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, कुछ देर तक उसको देखता रहा, उसके वजूद को देखता रहा और तभी उसने अपने होंठ उसके होंठों पर रखने के लिए अपने चेहरे को जैसे ही उसके करीब ले जाने की कोशिश की, तो उसी वक्त उस लड़की ने ऐसे आंखें खोल दी जैसे वो इसी बात की ही मुंतजिर हो। और जैसे ही उसने आंखें खोली तो वो आंखें उसी लड़की की नहीं, एक खौफनाक लाल सुर्ख ऐसी आंखें थीं जिसको देखते ही वो चीख मार के पीछे हट गया। और उसी लम्हे उसके मुंह से एक चीख से निकली। वो चीख किसी ने भी नहीं सुनी थी। उधर मां बाप सो चुके थे और एनी भी गहरी नींद में तो नहीं थी, लेकिन हल्की हल्की उसको नींद आ रही थी। किसने बाहर दरवाजा खटखटाया। एनी की आंख खुल गई। उसने कहा कोई दरवाजा खटखटा रहा है। फिर से जोर जोर से दरवाजा खटखटाया गया। शायद बारिश की वजह से कोई दरवाजा खटखटाने वाला इतने जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था जैसे वो जानता हो कि बहन अंदर सो चुकी है, या जो भी था जानता हो कि बारिश की वजह से अंदर आवाज नहीं जाएगी, इसलिए वो मुसलसल दरवाजा पीटे जा रहा था इतनी जोर जोर से। उसको आया कि मैं माँ बाप को उठाऊं, लेकिन जानती थी अब ये कहाँ उठेंगे, दोनों मेरे माँ बाप सो चुके हैं। जब ये गहरी नींद सोते हैं तो ये तो घोड़े कोते बेच के सोते हैं, इनको तो जगाना ही फजूल है। वो एकदम से खुद उठ गई कि भाई मुझे देखना चाहिए क्या मामला है, कौन है जो बाहर इतना दरवाजा खटखटा रहा है। वो उठी और सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ गई। वो जैसे ही नीचे आई वो अपने भाई को बुलाना चाहती थी उस कमरे से उठा के कि भाई दरवाजा खटक रहा है, उठ के देखो कौन है। तो उसने देखा भाई का दरवाजा खुला हुआ है और भाई की चारपाई खाली है। उसने कहा भाई कहां चला गया, कहीं भाई तो बाहर नहीं चला गया और गलती से उस लड़की ने दरवाजा बंद कर दिया हो। तो ये सोच के कहीं भाई ना हो, उसको नींद ना आ रही है, वो तेजी से दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ गई और ये पूछे बगैर कि दरवाजे के बाहर कौन है, उसने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसके मुंह से चीख निकल गई। कुल्हाड़ा लिए कोई बाहर खड़ा था। उसको चीख मारते देख के वो बाहर खड़ा हुआ बोला क्या हुआ है, क्या हुआ है, आप क्यों डर गई हैं? कौन हो तुम? उसने कहा मैं कौन हूं, आप कौन हैं? ये मेरा घर है। तो वो एकदम से चौंकी। ओह अच्छा अच्छा, आप उस लड़की के भाई हैं? हां मैं उसका भाई हूं, लेकिन आप कौन हैं? ओह हम मेहमान हैं। अच्छा आप मेहमान हैं।
हमारी गाड़ी बंद ना हो जाए, कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। तो हमने रास्ते में आपकी बहन को आते हुए देखा तो उसने लिफ्ट मांगी कि हम मेहमान हैं, हमें रात रुकने के लिए ठिकाना चाहिए, तो हमें घर लेके आ गई। लेकिन आपने तो मुझे डरा ही दिया। वैसे मैं डरती नहीं हूं। क्यों? आप क्यों नहीं डरती? इसलिए कि मैं बहुत बहादुर लड़की हूं। मैं जिंदगी में कभी डरी नहीं हूं, ना ही मुझे डर लगता है। तो सामने खड़ा हुआ नौजवान बोला, डरना चाहिए, हर इंसान को डर लगना चाहिए। किस चीज से डरना चाहिए? वो लड़की बोली, यानी किस चीज से डरना चाहिए? तुमसे कि एक लड़का है, उसके सामने एक लड़की अकेली खड़ी है रात के टाइम और मैं डर जाऊं? नो, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं। तुम तो इंसान हो, मैं तो जिन्नात तक से नहीं डरती। ये क्या बातें जिन भूत इस तरह के मचा रखी हैं। मैं किसी चीज से नहीं डरती। मेरे सामने जिन भी आके खड़ा हो जाए तो मैं उसको भी कहूंगी कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता। तो वो सामने खड़ा हुआ लड़का बोला, क्या तुम्हें जिन्नात से डर नहीं लगता? नहीं। और अगर तुम्हारे सामने भी जिन्न आके खड़ा हो जाए तो तुम नहीं डरोगी? बिल्कुल भी नहीं। उधर बेगम साहबा की आंख खुली। बेगम साहबा की जैसे ही आंख खुली तो उन्होंने देखा चारपाई पे बेटी मौजूद नहीं है। अरे ये कहां चली गई? एक तो आज के बच्चे ना, आजकल के बच्चे भी, इनकी तो समझ ही नहीं आती। उसने आवाजें दी, एनी, कुरतुलैन, एनी कहां हो? कोई जवाब ना मिला। उसने शौहर को जगाया, लेकिन जानती थी ये कहां जागने वाले हैं। ये तो थके हुए हैं, कब से गाड़ी चला रहे हैं, ये तो घोड़े बेच के सोए होंगे, इनको जगाना तो फजूल है। वो नीचे उतरी। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए नीचे गई। बेटी को आवाजें दे रही थी कि बेटे के पास जाऊं, उससे पूछूं ये कहां चली गई है। देखा बेटे का कमरा खुला हुआ है, बेटा चारपाई पे नहीं है। ये क्या? ये अब कहां चला गया? ऊपर एनी नहीं है, इधर ये नहीं है। पता नहीं ये पागल तो नहीं है बच्चे आजकल के, ये कहीं बारिश में बाहर तो नहीं चले गए। ये सोचते हुए वो साथ वाले कमरे के अंदर गई और तभी उसके कान में एक आवाज सुनाई थी और उस घर के अंदर एक जोरदार चीख गूंजी। घर के अंदर खामोशी है। फखर साहब उसी तरह गहरी नींद सो रहे हैं। शायद सुबह हो चुकी है, बाहर बारिश थम चुकी है और वो जैसे ही उठे हैं एकदम महसूस किया कि ना ही बीवी पास है और ना ही बेटी लेटी है। यार ये कहां गए? शायद मैं गहरी नींद सोता रहा हूं और ये उठ गए होंगे। वो उठे, अपनी चारपाई से लेटे हुए थे, साथ वाली चारपाइयों की तरफ देखा, बीवी को और बेटी को नहीं पाया तो देख ही रहे थे कि एकदम से गर्दन सीधी की तो उनके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। उनके बिल्कुल सामने जो दरवाजा था, उसी दरवाजे के सामने 3 लाशें लटक रही थीं, जिनके पांवों को बांधा गया था ऊपर छत के साथ और उनके सर नीचे थे। लाशों को देख के उनके मुंह से चीख ही निकली थी कि एकदम से उनके मुंह से बेइंतहा चीखें निकलना शुरू हो गई और वो दहाड़े मारकर रोना शुरू हो गए। उन तीनों की गर्दनें काट दी गई थीं। उनके वजूद पे, उनके लिबास पे निगाह पड़ते ही वो एकदम से समझ गए कि ये लिबास किसी और के नहीं, उनकी बीवी यास्मीन, उनका बेटा अयान और उनकी बेटी ऐनी के लिबास थे। और उन्हें उसी वक्त चीखते हुए उठकर देखा, कटी हुई गर्दनें नीचे जमीन पर पड़ी थीं और उन्हीं तीनों की थी, उनकी बेटी, बेटे और बीवी की गर्दनें। उनके ऊपर एक सख्ता सा तारी हो गया। वो चीखें मारते रहे, चीखें मारते मारते वो कैसे बाहर निकल आए। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन उनको कुछ देर के बाद एहसास हुआ इस तरह तो मैं खुद भी मर जाऊंगा। ये सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे कुछ करना है।
उस दुखी दिल के साथ खुदा से दुआएं करते हुए कि मुझे या अल्लाह हौसला दे, कहीं मेरा दिल बंद ना हो जाए। वो जैसे कैसे करीबी गांव तक पहुंचे, लोगों को मदद के लिए बुला कर लाए, और वहीं उन्हीं बुजुर्गों में से एक ऐसा शख्स भी वहां पे पहुंचा जिसका चेहरा इंतहाई नूरानी था, जिसके बाल सफेद थे, सर पे उसने पगड़ी पहन रखी थी, एक सफेद कुर्ता, सफेद शलवार पहने हुए था, हाथ में उसकी तस्बीह थी। वो भी उन लोगों के साथ जब अंदर पहुंचा, क्योंकि वो मदद के लिए बुला के आए थे कि पुलिस को इतला दी जाए, मोबाइल तो थे नहीं कि इतला कर दी जाती, कि एक बहुत बड़ा ये वाकया हो चुका था। जब लोग आए तो तौबा तौबा करते हुए बाहर निकल जाते, कोई रुक नहीं पा रहा था। वो बुजुर्ग जब अंदर दाखिल हुए, कुछ पढ़ते हुए दाखिल हुए, उस सारे मंजर को देखा और फखर साहब की आंखों में देखते हुए बोले, वो लोग तलाश में थे, और जब कोई तलाश में होता है तो फिर ऐसा ही होता है। पहले आप कार्रवाई मुकम्मल कर लीजिए, यकीनन आप बेचैन होंगे किसने बेदर्दी से आपकी फैमिली को कत्ल कर दिया गया है। लेकिन यहां दाखिल होते ही बहुत सारी चीजों का मैं पता लगा चुका हूं, क्योंकि यहां पे मदद पहुंचते बहुत टाइम लगेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपके हर सवाल का आपको जवाब दे सकता हूं। लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, पहले आप अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर लीजिए। मैं आपसे जरूर मिलने के लिए आऊंगा। पुलिस भी आ गई, कार्रवाई हो गई, सब पता लग गया क्या है क्या नहीं, लेकिन किसी का कोई पता नहीं था। इस घर में जहां वो रुके थे, वो तो लोग बता रहे थे ये तो कई सालों से बंद पड़ा हुआ खंडर घर है, लेकिन वहां पे ये हो गया था। खैर, फखर साहब जैसे कैसे घर तो पहुंच गए, लेकिन उस बुजुर्ग को अपना बता आए थे कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, मैं आपसे मिलना चाहूंगा, प्लीज आप मेरे साथ चले। उन बुजुर्गों ने कहा, मैं साथ तो नहीं, लेकिन मैं आ जाऊंगा, अधूरा काम मुझे मुकम्मल करने दें, फिर मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकूंगा। यूं वो बुजुर्ग फखर साहब के घर पहुंचे। अब ड्राइंग रूम में फखर साहब बैठे थे और वो सामने बुजुर्ग। उन बुजुर्गों के कहने पे मुलाजमों को साइड पर भेज दिया गया, उस ड्राइंग रूम को लॉक कर दिया गया और बोले, मैं जानता हूं आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, लेकिन अगर आप हकायक जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना दिल बहुत बड़ा करना पड़ेगा। रुकिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। उन्हें लाइटें बंद कर दी, कुछ देर तस्बीह पढ़ते रहे और उसके बाद एक लड़का सामने खड़ा था। जैसे ही लाइट को जलाया गया, घुप अंधेरा था, जैसे ही लाइट को जलाया था, कमरे बंद है, अंदर कोई नहीं आया, जैसे ही लाइट को जलाया गया, अंदर एक कमरा खड़ा था, अंदर कमरे में एक लड़का खड़ा था। फखर साहब उस लड़के को देख के एकदम से हैरान हो गए कि ये कहां से आया, ये कौन है, और एकदम उसको देख के चौंके, बोले कुछ नहीं। तो वो बुजुर्ग बोले, आपको ये लड़का ही बात बताएगा। उस लड़के से दुआ सलाम की उस बुजुर्ग ने, जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया, और उस लड़के से कहा, बेटा खुद ही बताना शुरू करो। उसने बताना शुरू किया कि मैं अपने वालिदैन का एक गरीब सा बच्चा, जिसकी ख्वाहिश थी वालिदैन की कि मैं तालीम हासिल कर सकूं। बाप मर चुका था, मां ने लोगों के घर में काम कर करके हमें पालने की कोशिश की। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं तालीम हासिल करूं, जबकि मैं मां का हाथ बटाना चाहता था। फिर भी मां की जिद के आगे मैंने हार मानी और एक स्कूल और उसके बाद कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज में कई लड़कियों ने मेरी तरफ देखने की कोशिश की मेरी अच्छी शक्ल की वजह से, लेकिन मैंने किसी को भी घास इसलिए नहीं डाली कि मैं अपने काम से काम रखने आया था। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने आया था और अपने मां का सहारा बनने के लिए। काफी लड़कियों ने कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। लेकिन एक दिन एक लड़की जो बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही हसीन थी, उसने मुझसे आके कहा कि वो मुझसे प्यार करती है और मुझे पसंद करने लगी है। मैंने उसे कहा, मैं तालीम हासिल करने के लिए आया हूं, मुझे
ऐसी किसी बात के अंदर लगाव नहीं है। लेकिन वो लड़की हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई। मैं जहां जाता वो मेरे पीछे आती। उसको किसी का कोई खौफ नहीं था। मैं उसको झड़क देता, उसको प्यार से समझाता, उसको आराम से कहता, उसको गुस्से से भी कहता, तो आगे से मुस्कुरा देती, कहती मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं मोहब्बत के हाथों मजबूर हूं, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूं। मैं कैंटीन में कहीं बैठा होता तो मेरे पास आके बैठ जाती और सबके सामने मोहब्बत की भीख मांगती। मैं तंग आता गया। मैंने उसको कभी आंख उठा के देखा भी नहीं था। वो किसी अमीर ज़ादे की औलाद थी। लेकिन एक दिन आखिर मैंने उसे देखा और पता नहीं क्यों उसकी उस मोहब्बत पे जो इतना, हाँ मैं एक गरीब था और मैं उसे कह चुका था कि तुम अमीर ज़ादी हो, अमीर बाप की बेटी, और मैं एक गरीब ज़ादा। तो कहती थी मुझे दौलत से क्या लेना देना, मुझे तो एक महबूब चाहिए, एक ऐसा जिससे मैं प्यार कर सकूं, और मैं तुम पे फिदा हो गई हूं। और जब मुझे उसकी प्यार का यकीन आ गया तो फिर मैंने उसे एक दिन कह दिया, हां तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है और मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूं। वो खुश हो गई। उसने अपने दोस्तों को बुलाया। उसके सारे दोस्त अमीर थे और अपने दोस्तों से बोली, सुनो ये क्या कह रहा है। मुझसे बोली, प्लीज एक दफा फिर से कहो। मैंने कहा, हां मैं तुमसे प्यार करता हूं। कितना प्यार करते हो? बहुत ज्यादा। क्या मेरे लिए जान दे सकते हो? हां, तुम्हारा प्यार देख के मैं तुमसे इतना प्यार करने लगा हूं कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। तो उसी वक्त उसने एक जोरदार कहका लगाया और मुझे इतने जोर से धक्का दिया कि मैं नीचे जमीन पर जा गिरा। और वो बोली, तुझसे प्यार करती है मेरी जूती, तू क्या समझता है मैं तुझसे प्यार करती लगती थी? तेरे जैसे घटिया बंदे से शादी करूंगी, फटीचर बंदे से शादी करूंगी जो एक दिन क्या मेरे 1 घंटे का भी खर्चा नहीं उठा सकता। मैंने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी और ये कहते थे कि वाहिद ये एक लड़का है जिसको कोई नहीं पटा सकी लड़की आज तक। तो मेरे साथ शर्त लगा ली थी कि मैं इसको पटा सकती हूं। और देख मैंने शर्त जीत ली है और तू आया है मुझसे मोहब्बत करने के लिए। जा और आज के बाद मेरे रास्ते में नजर ना आए, वरना ये मेरी जूती देख रही है, सबके सामने तेरा ऐसा हश्र करूंगी। वो एकदम से उठकर खड़ा हुआ, शर्मिंदा शर्मिंदा सा, और बोला, मैं तो तुम्हारी मोहब्बत को सच समझा था, लेकिन तुमने इतने बुरी तरीके मुझे धुतकार दिया, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। ये सच है, मैं तो तुमसे अब भी प्यार करता हूं। वो इससे पहले कि उसको मजीद धक्का देती, सारे लड़के कहका लगा रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। और तभी उस लड़की ने अपने पर्स से एक अंडा निकाला और सीधा उसके मुंह पे तोड़ दिया। कच्चा अंडा, उसका मुंह अंडे टूटने की वजह से पूरा अंडा उसके मुंह पे बिखर गया और सब हंसना शुरू हो गए और बोली, ये मैं तेरे लिए ही लेके फिर रही थी, ये सिर्फ एक है, मेरा बैग भरा हुआ है, इससे पहले कि मैं सारे अंडे तुझे दूर दूर से मारूं, भाग यहां से। सबको इस तरह हंसता देख के, अपनी इस तरह इंसल्ट फील करके उसके दिल में पता नहीं क्या आई, उससे बर्दाश्त ना हुआ। एक गैरतमंद लड़का था, उसने एक जोरदार थप्पड़ उस लड़की के मुंह पे जड़ दिया कि तूने मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाया है, तूने शर्त लगा के मुझे जलील किया है और सबके सामने तू मुझे तमाशा कर बना रही है। वो लड़की तो सोच भी नहीं सकती थी कोई उस पर हाथ उठाएगा। वो उस वक्त गुस्से से भनभनाती हुई वहां से तो चली गई कि इस वक्त चले जाओ, और उसके दोस्त उसको पकड़ना शुरू हो गए क्योंकि जानते थे कि इस थप्पड़ के बदले ये तो इसको कत्ल कर देगी। वो उसको वहां से ले गए, लेकिन वो गुस्से से पागल हो रही थी। अपने उस 2 दोस्तों को उसने बुलाया। उसने कहा, तुम लोग बड़ा दावा करते हो मुझसे मोहब्बत का, मैं जानती हूं तुम्हारी आंखों में हवस है, मैं तुम्हें खुश कर सकती हूं, मैं जानती हूं तुम क्या चाहते हो। मैं तुम दोनों में से जो मेरा काम करेगा मैं उसको खुश करूंगी। एक लड़का आगे बोला, मैं काम करूंगा। दूसरा बोला, बोलो बोलो, मैं काम करूंगा। वो दोनों आगे आए तो बोली, इसको रास्ते से हटा दो, इसे कत्ल कर दो, इसने मुझे थप्पड़ मारा, इसकी जुर्रत कैसी हुई सबके सामने, इसे कत्ल कर दो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी।
एनी तुम्हारी होगी। वो दोनों एकदम से खुश होते हुए छलांग मारते बोले, एनी काम हो गया। एक बोला, दूसरा पीछे हट गया, वो कत्ल जैसा काम नहीं कर सकता था। एक बोला, समझो काम हो गया। और ये नहीं कर सकता था, बुज़दिल है, अगर इसने जुबान खोलने की कोशिश की मैं इसको भी कत्ल कर दूंगा। दूसरा बोला, अरे भाई मैं जुबान नहीं खोलूंगा, मैं जानता हूं तो कितना खबीस है, लेकिन मैं कत्ल नहीं कर सकता। वो पीछे हट गया। तो वो बोली, लेकिन कैसे करोगे, मेरे ऊपर इल्जाम भी नहीं आना चाहिए। अरे कैसे इल्जाम आएगा, तुमसे प्यार करता है, इसको बुलाओ, ये तुमसे मिलने के लिए आएगा, तुम उसको थोड़ा सा ड्रामा और करो, इसको अकेले में मिलने के लिए बुलाओ। जैसे ही वहां मिलने के लिए आएगा मैं वहां पे मौजूद हूंगा, मैं खुद इसको अपने हाथों से कत्ल करके दफन कर दूंगा। अगले दिन फिर से वो उससे मिली और उसने उसको कई घंटे लगा के कायल करने की कोशिश की कि मैं घर गई, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, ये है वो है। वो नहीं कायल होने को तैयार था, लेकिन उसने कहा अच्छा एक मौका दे दो, मुझसे मिलो, उसके बाद कभी ना मिलना। वो उसको कायल करने में कामयाब हो गई और वो उससे मिलने के लिए उसी वीराने में पहुंचा जहां पहले ही वो लड़का तैयार बैठा था। वो जैसे ही पहुंचा, वो तो सोच भी नहीं सकता था कि उसको मारने का बंदोबस्त हो चुका है। उसने जैसे ही सामने वहां पे एनी को खड़े हुए देखा तो एनी के करीब अभी पहुंचा ही था कि पीछे से उसके ऊपर खंजर से वार कर दिया गया और एक के बाद एक कई खंजर उसके पीछे से कमर में इस तरह मार दिए गए कि उसको संभलने का मौका भी ना मिला और वह मुंह के बल नीचे जा गिरा। एनी का वो यार अपना पसीना साफ करते हुए बोला, काम हो गया एनी? एनी बोली, अभी अधूरा है, इसको यहीं दफन करो इस वीराने में, ताकि कोई देख भी ना सके कि इसके साथ क्या हुआ है। लेकिन उसी वक्त उनको महसूस हुआ कोई इस तरफ आ रहा है जैसे, तो वो दोनों ही वहां से भाग गए, कोई भी सबूत छोड़े बगैर। लोगों ने देखा कि एक नौजवान वहां पे मुर्दा हालत में पड़ा है। वो उसको लेकर गए और उस नौजवान के घर वालों को जब इतला दी गई तो उस घर के अंदर कोहराम मच गया। उस घर में मां ने जो ख्वाब देख रखे थे, जिसके लिए वो कमा के लाती थी, मेरा बेटा पढ़ लिख कर मेरा सहारा बनेगा, वो नौजवान लड़का कत्ल हो चुका था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक और वाकया हुआ। एक लड़का जो अपने घर की तरफ जाता था, रास्ते में अक्सर उसको एक लड़की नजर आती थी जो इंतहाई हसीन, इंतहाई खूबसूरत थी। कई दफा उसने उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहा था। वो इंतहाई नेक सीरत भी थी, खूबसूरत होने के साथ साथ। वो लड़का उसको ललचाई हुई नजरों से देखता, लेकिन वो जान चुका था कि वो पैसे की चमक धमक पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देती, वो चुप ही रहती थी। कई दफा उसने उसे लिफ्ट देने की कोशिश की, कई दफा उसने उससे बात करने की कोशिश की, बड़ी गाड़ी लेके आया, उसको पैसों की ऑफर की, मदद की ऑफर की, लेकिन वो बोलने तक को तैयार ना हुई। वो जान चुका था वो पैसे की चमक दमक दिखा के उससे बात नहीं कर सकता, तो उसने फैसला किया उससे बात करने का। एक दिन वो पैदल ही उसके साथ साथ चलना शुरू हो गया और चलते चलते उसने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम क्यों इतनी दुखी हो, क्यों तुम्हारा चेहरा हर वक्त लटका रहता है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, मुझ पर यकीन करो, मैं बुरा नहीं हूं। और उसने ऐसी चिकड़ी बातें की, ऐसी ऐसी बातें की कि आखिरकार वो लड़की रो पड़ी, जैसे अंदर से टूटी हुई हो। और वो यही चाहता था कि उसके आगे खुले। वो एक जगह पे बैठ गए और वो रो रो के उसको अपना हाल देती रही। वो उसको दिलासा देता रहा और कहा, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, मैं तुम्हारे दुख को समझ गया हूं, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। और यूं वो पहली मुलाकात एक दोस्ती में बदल गई। और एक दिन जब उससे मिलने के लिए गया तो उसने कहा, आज मां घर पे नहीं है, मुझे जल्दी घर जाना है। तो उसने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। वो उसको घर छोड़ने के लिए पैदल ही था। जब छोड़ने के लिए गया तो वो जब घर में दाखिल हुई तो वो भी उसके पीछे चला गया। वो परेशान हुई कि तुम अंदर क्यों आए हो। उसने कहा, मैं थोड़ी देर बैठना चाहता हूं और चला जाऊंगा। उसने कहा, नहीं, मेरी मां आ जाएगी,
उसने कहा क्या तुम्हारी माँ इस वक्त रोज जाती है? नहीं, उसने कहा रोज तो नहीं जाती, आज गई है, ये कल इसी वक्त जाना है, लेकिन प्लीज तुम जाओ। उसने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, तुम नाराज मत हो, मैं जा रहा हूं। वो चला गया। लेकिन सेम अगले दिन वो घर पे अकेली थी, तो बाहर से किसने दरवाजा खटखटाया। जब वो उसने दरवाजा खोला तो सामने वही लड़की खड़ी थी और सामने उसका वही दोस्त। वो बोला क्या आज भी नहीं हम मिलेंगे? वो बोली बताया ना आज मां घर पे नहीं है, मैं आज बाहर नहीं आ सकती। तो वो धक्का देता हुआ उसको अंदर ले गया और बोला मां नहीं है तो चलो ना, फिर मेरे गले लग जाओ। इतने दिनों से मैं प्यासा फिर रहा हूं, प्यास बुझाने को फिर रहा हूं और मौका ही नहीं मिल रहा, प्लीज खुद से अब मेरे गले लग जाओ। वो एकदम से हैरान हुए कि ये क्या बदतमीजी है, आप तो मेरे साथ वादा कर चुके हैं, आप तो मुझे ये कह चुके हैं, आप तो मुझे वो कह चुके हैं। उसने एक जोरदार कहका लगाया। उसने कहा कितनी लड़कियों को मैं अपनी हवस का निशाना बना चुका हूं और तुम क्या समझ बैठी मैं तेरी जैसी लड़की से दोस्ती करके तेरी इस ड्रामेबाजी की बकवास को सुन के मैं तेरा सहारा बनूंगा और मैं तेरे काम आऊंगा। मैं तो तेरी कुर्बत चाहता था कि मौका मिले और मैं ये कर सकूं। चल कितने पैसे लेगी? उसने जेब से पैसे निकाले और फेंक दिए, ये ले। लेकिन शायद वो तो एक हवसप्रस्त इंसान था, उसको क्या पता लड़की के जज्बात क्या होते हैं। उसने उसकी एक बिना सुनी मुख्तसर ये उस लड़की की इज्जत को तार तार खुद नहीं किया, अपने साथ वो 2 और दोस्त लेकर आया था। जब वो अपनी हवस बुझा चुका तो उसने अपने दोस्तों को आवाज दी, वो भी अंदर आ गए और उन्होंने जाके उस लड़की के साथ मुंह काला किया। और उसके बाद जब वो जाने लगे तो उन्होंने उस लड़की से कहा मैं तेरा सारा आता पता लगा चुका हूं, तेरे घर में तेरी मां ही है ना, तूने ही बताया हुआ है, भाई तो तेरा मर चुका है। अगर तूने किसी को भी ये बताया तो तेरी मां को भी मार देंगे, तुझे मारना कौन सा आसान है। हां ये जरूर है तुझे मारेंगे नहीं, रोज तेरी इज्जत लूटेंगे। तेरी जब मां मर जाएगी फिर तेरे बचाने वाला कौन होगा? बेहतर है अपनी जुबान को बंद रख। उसको धमकियां देते हुए वहां से चले गए। वो लड़की रोती रही कि मैं मां को क्या मुंह दिखाऊंगी। उसके कपड़े फट चुके थे, उसके जिस्म पे चेहरे पे निशान पड़ चुके थे। मां आते ही समझ जाती बेटी के साथ क्या हो चुका है। उसने कहा मां तो जीते जी ही मर जाएगी मुझे इस हालत में देख के मेरे साथ क्या हो चुका है। भाई को पहले ही कोई कत्ल कर चुका था, खंजर के वार करके वीराने से उसकी लाश मिली थी और अब बहन के साथ यह हो चुका था। वो वहां से घर से बाहर निकली, उस रोड के किनारे खड़े होकर इंतजार करती रही कि कोई तेज गाड़ी आए और उसके नीचे वो खुदकुशी कर सके, और ऐसा ही हुआ, उसने गाड़ी के नीचे खुदकुशी कर ली। लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ? ये जो लड़का आपने अभी देखा है, मैं लड़की को भी बुला रहा हूं, आप उसको भी देख लीजिए। उसी वक्त एक लड़की जो इंतहाई हसीन और जमील थी, दीवार के आर पार गुजरती हुई कमरे में आकर खड़ी हो गई और कहा यह है वो लड़का जिसने कहानी सुनाई। इसी लड़के को आपकी बेटी कुर्रतुल ऐन ऐनी ने मरवाया था और इस खूबसूरत लड़की को आपके बेटे ने हवस का निशाना बना के दोस्तों से भी हवस का निशाना बनाया था। इस लड़की का नाम परवीन है और इस लड़के का नाम अख्तर। यह अख्तर उसी कॉलेज में पढ़ता था जिस कॉलेज में आपकी बेटी पढ़ती है, और यह मासूम उसकी बहन घर पर होती थी। आपकी बेटी और बेटे ने इन दोनों को मार दिया। लेकिन जिस दिन ये बहन मरी और इसकी आत्मा इसके वजूद से बाहर निकली तो इसको पता लगा कि भाई की आत्मा पहले ही कब से बेचैन फिर रही है, और बहन को इस तरह तड़पते मरते जो वो कुछ भी ना कर सका, वो उसको बचा तक ना सका। जब तुम्हारा बेटा उसकी बहन के साथ ये कर रहा था तो उसकी आत्मा तड़पती रही, और जब उसने खुदकुशी कर ली तो बहन भाई से मिल गई। लेकिन बहन भाई की आत्मा तड़पना शुरू हो गई कब मौका मिले और वो बदला ले सके। लेकिन उस वक्त तक उनके पास ताकत नहीं थी, उनके बस में कुछ नहीं था, वो बदला नहीं ले सकते थे। उसी वक्त एकदम से फखर साहब बोले अगर मेरी बेटी और बेटे ने ये किया था, लेकिन मेरी बीवी का क्या कसूर था? बीवी? फिर रुको,
तुम्हें किसी और से मिलवाता हूं। एक और आत्मा कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसी तरह दीवार के आर पार उसको आता देखकर फखर साहब चौंक पड़े और उससे बोले, क्योंकि वो उस नौजवान लड़के को जानते थे और उसका नाम था फराज। फराज, तुम कहां चले गए थे? हाँ, इसको तो मैं जानता हूं, ये मेरा मुलाजिम था फराज, लेकिन ये गायब हो गया था, भाग गया था घर से। नहीं, अधूरी कहानी को यह मुकम्मल करेगा। तो तभी फराज ने बोलना शुरू किया, मैं आपका नमक खाया है। आप अपनी बीवी से बहुत तंग थे, लेकिन आप जुबान नहीं खोलते थे, आप खामोश रहते थे, कारोबार की तरफ ज्यादा तवज्जो देते थे, कारोबार में दिन रात उलझे रहते थे। लेकिन आपको अंदाजा था कि बीवी का रोज बनना, संवरना, इधर उधर जाना, पार्टियों में जाना आपको कुछ अजीब लगता था। लेकिन फिर वो वक्त आया जब आपको महसूस होने लगा कि बीवी दिन ब दिन अपने आप को एक लड़की समझती जा रही है, वो एक मां बन चुकी है, एक बेटी की, एक बेटे का, लेकिन वो आपके करीब कम आती थी और आप मुख्तलिफ महफिलों में, पार्टियों में देखते वो लोगों के साथ इस तरह घुल मिल जाती और आपकी आंखों के सामने ही इस तरह फ्लर्ट करने की कोशिश करती कि आप उससे पूछते कि ये क्या है, तो वो कहती आप क्यों इस तरह पेंडू बन रही हैं, मैं तो सिर्फ बात कर रही थी। लेकिन उसके बाद संभल जाती। लेकिन आप मुसलसल एक बात नोट कर रहे थे, उसके रवैये में कोई तब्दीली आ रही है। और यूं आपने अपनी फैक्ट्री से ही मुझे सिलेक्ट किया, आपने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया और आपने ही मुझसे कहा, फराज तुम उन लोगों में से हो जिन पे मैं एतमाद कर सकता हूं, आंखें बंद करके एतमाद कर सकता हूं, तुम एक इंतहाई वफादार शख्स हो। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे तुमसे कोई काम आ पड़ा है तो क्या मेरे लिए काम करोगे? तो मैंने ही आपसे कहा था, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। जिस तरह आप लोगों का ख्याल करते हैं, अपने मुलाजमों का ख्याल करते हैं, आप जैसा नेक शख्स, नेक सीरत इंसान, अगर मैं उसके किसी काम आ सकता हूं, मेरी तो जान भी आपके लिए हाजिर है, बताइए क्या कर सकता हूं आपके लिए। तो आपने मुझे कहा, एक ऐसा काम जो मैं किसी और को जिम्मे नहीं ला सकता, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, किसी को बता तक नहीं सकता, तुम पे एतमाद करके तुम्हें बताने जा रहा हूं। तुम्हें मेरे घर में रखवाली करनी होगी, क्योंकि मैं आए रोज मुल्क से बाहर दौरों पे जाता हूं। तुम शादीशुदा भी नहीं हो, नौजवान हो, तुम्हें रहने के लिए वहां पे घर मिल जाएगा, खाना पीना सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। यूं समझो मेरी फैमिली के लिए तो बज़ाहिर तुम एक चौकीदार होगे, लेकिन हकीकत में तुम चौकीदार नहीं हो, तुम असल में मेरे लिए जासूसी का काम करोगे। जासूसी? किसकी साहब? किसकी जासूसी करनी है? मेरी बीवी की। क्या? हां, और ये राज इसलिए तुम्हारे आगे अफशा किया है कि तुम इसको राज ही रखोगे। मैं चाहता हूं तुम उस पर निगरानी करो और मुझे पल पल की रिपोर्ट दो, क्योंकि मुझे लगता है जब मैं मुल्क से बाहर जाता हूं तो मामलात कुछ गड़बड़ होते हैं। ठीक है साहब, आपको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूं, मेरी जात से जो हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। यूं उसी घर में मैं रहने लगा। मेरा तारुफ एक मुलाजिम की हैसियत से हो गया और मैं चौकीदारी करता, घर के काफी हिस्सों में आ जा सकता था। इस अंदाज में मुझे मुलाजिम रखा गया कि मैं घर के सौदे भी ला कर देता, घर के काम काज भी करता। आपने जान के इस तरह मेरा तारुफ कराया। चौकीदार से मुराद एक ऐसा शख्स जो घर की रखवाली, जिस तरह गेट पे कोई रखवाली करता है, वो नहीं, एक ऐसा मुलाजिम जो घर का सामान लाना आना जो ये वो कर सकता था। घर के जितने भी बाकी मुलाजिम थे जो पहले से भी मौजूद थे, आप किसी पे एतमाद करने को तैयार नहीं थे, और यूं मेरा आना जाना, घूमना फिरना पूरे घर में था। और यूं मैंने आहिस्ता आहिस्ता महसूस करना शुरू किया कि घर के जितने भी मुलाजिम हैं वही हुक्म बजा लाते हैं जो बेगम साहिबा उनको देती हैं। और मैंने नोट करना शुरू किया कि बेगम साहिबा उनको काफ़ी पैसे भी देती हैं, और जो बेगम साहिबा उनको पैसे देती हैं और भेज देती हैं तो वो इधर उधर चले जाते हैं। फिर वो दिन आया कि आपने मुझे बताया कि मैं इतने दिनों के लिए बाहर मुल्क जा रहा हूं, ध्यान रखना। तो मैं पीछे अलर्ट हो गया। उस दिन मैं घर पे ही था कि मैंने देखा
चौकीदार बाहर जा रहा है। मैंने उसे पूछा, कहां जा रहे हो? उसने कहा, छुट्टी। बेगम साहिबा भी कहीं जाने लगी हैं, छुट्टी मिल गई है। उन्होंने कहा, आज घर पे कोई भी नहीं होगा, बच्चे भी नहीं होगा, जाओ अय्याशी करो। मैं तो आज छुट्टी पे हूं। बाकी मुलाजमों को भी बेगम साहिबा से मुलाजमों से पता लगा उनको छुट्टी मिल चुकी है, और आपकी वालदा बच्चों को भी भेज देती कि जाओ अपने दोस्तों के साथ फन करो, और वो जान कर उनको भेजती थी कि जाओ, मैं भी आज बाहर होंगी, तुम भी फन करना। उस घर के अंदर रहते हुए मैंने महसूस किया था कि आपकी बेगम ने अपने बच्चों की परवरिश इस तरह की है कि उनको ये कभी नहीं पूछा तुम कहाँ फिरते हो, क्या करते हो, बल्कि उनको कहती, तुम्हारे पास पैसा है, तुम एक अमीर बाप की औलाद हो, जो दिल चाहता है करो। अच्छे बुरे की तमीज़ तक नहीं सिखाई। और मैं हैरान होता था, एक माँ कैसा कर सकती है, क्योंकि मुझे महसूस होना शुरू हो गया था, एक माँ जब खुद लड़की बनने के चक्कर में हो तो उसको बेटी और बेटे से क्या लगाओ। उसका प्यार सिर्फ यही था कि वो जितना पैसा मांगते, जो भी जायज़ नाजायज़ फरमाइश करते, वो सिर्फ पूरी कर देती और कहती, जाओ फन करो, रात गुजारो दोस्तों के साथ। और उस दिन मुझे भी उन्होंने बुलाया और कहा, मैं कहीं जा रही हूं, तुम भी आज छुट्टी करो, और एक कुछ पैसे मेरे हाथ में रख दिए। मैंने कहा, जी बेगम साहबा। मैं उनको कह के क्वार्टर में इस तरह चला गया कि सबको लगे कि मैं भी घर से बाहर चला गया हूं। अब घर में तकरीबन कोई भी नहीं था, बच्चे भी जा चुके थे, मुलाजिम सबको बेगम साहबा छुट्टी दे चुकी थी। मैं अपने कमरे में था कि मुझे महसूस हुआ रात के टाइम एक गाड़ी हारन बजा रही है। मैं अपने क्वार्टर से छुप के बाहर निकला तो मैंने देखा बेगम साहबा खुद गेट पर गई। उन्होंने गेट खोला और मैंने छुप के देखा एक गाड़ी अंदर दाखिल हुई और वो पार्क हो गई। उससे एक नौजवान जिसने बेहतरीन सूट बूट पहन रखा था वो बाहर निकला, और जैसे ही वो बाहर निकला, बेगम साहिबा मुझे नहीं देख पा रही थी, लेकिन मैं ऐसी जगह से छुप के देख रहा था कि उसने बाहर निकलते ही बेगम साहिबा को गले लगा लिया और वो दोनों बाहें में डाहें डाले अंदर गए। मैं उसी लम्हे समझ गया कि ये क्या है। मैंने कुछ देर इंतजार किया और उसके बाद मैं दबे कदमों चलता हुआ अंदर पहुंचा। वो कमरा जिसके अंदर वो दोनों मौजूद थे, उसके दरवाजे को मैंने जैसे ही हल्का सा खोला, लेकिन दरवाजे ने आवाज पैदा की और मैं जल्दी से छुप गया। लेकिन मेरे आंखों ने उस मंजर को देख लिया था कि वो दोनों बेलुबास थे, और ना सिर्फ बेलिबास थे बल्कि एक दूसरे के अंदर ऐसे चिपके हुए थे जैसे कोई मियां बीवी। मैं तो उस वक्त छुप गया। उस वक्त तक मुझे मालूम नहीं था, मुझे बाद में मालूम हुआ कि उन दोनों ने मुझे देख लिया था। और बेगम साहिबा बोली, ये खबीस कहां से आ गया, इसको तो मैंने भेज दिया था, इसने देख लिया है, अब क्या होगा। तो वो जो उसके बेगम साहिबा के साथ था उसका नाम लेकर बोली, नबील अब क्या होगा। तो नबील बोला, अरे जाने मन परेशान क्यों होती हो, इसको मैं रास्ते से हटा देता हूं। बोली, नहीं नहीं, इसको रास्ते से हटाया मेरे ऊपर शक हो जाएगा। फखर ने वैसे भी इसको खास सर पे चढ़ाया हुआ है, हर जगह पे फिरता है, मैं शक में नहीं डालना चाहती। तो बोली, तो नबील बोला, अरे मैं ऐसे हादसा क्रिएट करूंगा कि किसी को शक तक भी नहीं होगा क्या हुआ है। और फिर मैं समझ गया कि ये लोग अंदर क्या बातें हो रही थी वो मैं न सोच सका। मैं छुप गया जैसे उन्होंने मुझे नहीं देखा। बेगम साहबा मेरे सामने आई, लेकिन मुझसे आंखें नहीं मिला रही थी, लेकिन उनके अंदर कोई खौफ भी नहीं था। मैं समझा शायद उन्होंने मुझे नहीं देखा, मैं रिलैक्स हो गया, लेकिन वो तो इसलिए बेखौफ थी कि मेरा बंदोबस्त हो चुका था। और मैं जब शाम के टाइम घर से सौदा लेने के लिए जा रहा था तो एक गाड़ी ने इतनी जोर से मुझे आके टक्कर मारी कि मैं उड़ता हुआ दूर जा गिरा और उसी वक्त मेरी मौत वाक़ई हो गई। गाड़ी चली गई, लेकिन मैं तो वहीं से उठ के खड़ा हो गया क्योंकि मेरा वजूद वहीं जमीन पे मुर्दा पड़ा था। मैं तो रूह बन के बाहर निकल चुका था। साहब, मैं मर चुका था, उन्होंने मुझे मार दिया था।
और मरने के बाद मैंने उनकी हर बात को सुन लिया। वो एक नबील नहीं था, वो तो कई लोगों के साथ उनका ताल्लुक था। और फिर उस घर के अंदर मैंने दो और रूहों को भी देखा जो बेचैन थीं, और वो थीं आपकी बेटी और बेटे के पीछे। इन दोनों की रूहें, परवीन और अख्तर की रूहें। और मेरी इनसे मुलाकात हुई और मैंने भी इनको बताया कि मुझे भी इस तरह मारा गया है। शायद हम तीनों भटक गए थे। हम तीनों का एक ही मकसद था, अपने इस कत्ल का बदला लेना। और फिर हम काफी अरसा भटकते रहे, लेकिन आखिर ताकत हासिल करने में कामयाब हो गए। और आप लोगों के पीछे ही थे जब आप लोग उस गांव में गए और आप वापस आ रहे थे, तो हम समझ गए आज मौका है, यहीं वीराने में अगर आप लोगों को रोक लिया जाए तो हम अपना इंतकाम ले सकते हैं। और जब आप लोग उस घर में ठहरे, वो जो लड़की आपको लेकर गई थी वो एक रूप बदले हुए लड़की थी, वो कोई और नहीं, यही परवीन थी। इसने रूप बदल रखा था। और आपका बेटा परवीन, जिसने एक खूबसूरत लड़की का रूप धार रखा था, उस पर फिर हवस की निगाह रख के आकर खड़ा हुआ था कि उसी वक्त परवीन ने जब अपनी आंखें खोली तो सिर्फ परवीन ने नहीं, हम दोनों ने भी उस पर हमला कर दिया था। उसकी चीखें कोई नहीं सुन सकता था, यहां तक कि हमने तीनों ने मिलकर उसकी गर्दन को काट डाला। और उसके बाद आपकी बेटी दरवाजा खोलने के लिए आई, और बाहर जब आपकी बेटी ने दरवाजा खोला, अख्तर खड़ा था, उस लड़की का भाई बन के बज़ाहिर, लेकिन वो उस लड़की का भाई नहीं था, वो अख्तर था, रूप धारे हुए था। और जब आपकी बेटी ने कहा नहीं मुझे तो जिन्नात से कोई डर नहीं लगता, मैं डरती नहीं हूं, कह के लगा रही थी, तो वो सोच भी नहीं सकती थी कि हम तीनों उसके साथ क्या करने वाले हैं। और हम तीनों ने मिलकर उसके साथ भी वही हशर किया जो आपके बेटे के साथ हम कर चुके थे। लेकिन मारते हुए हम कोशिश करते कि वही बदला ले जिसके साथ हुआ है। जिस तरह आपका बेटा था तो उसको परवीन ने ही मारा, और जब आपकी बेटी आई तो उसको अख्तर ने ही मारा, और रह गई आपकी बेगम साहिबा जिन्होंने मुझे मारवाया था। और आपको पता है, आप तो मुल्क से बाहर थे, मुझे जब मरवाया गया, मेरा हादसा हुआ तो ये रात का टाइम था। अगर ये बात अस्पताल जाती, कहीं इधर जाती, आप तक भी बात पहुंच जाती, मेरे घर वालों तक भी बात पहुंच जाती। वही गाड़ी जो मुझे मार के गई थी, दोबारा वापस ही देखा, अभी तक कोई नहीं है, तो मेरी मुर्दा लाश को ये उठाकर ले गए। लोगों को दिखाने के लिए, अगर कोई देख भी लेगा कि यार कोई बंदा पड़ा, इन्होंने ड्रामा खेला, इसका एक्सीडेंट हो गया, इसको उठाओ यार, इसको अस्पताल लेके चलते हैं, लेकिन वो मुझे अस्पताल लेके नहीं गए। उन्होंने मुझे पानी में फेंक दिया, इस तरह कि मेरी लाश पानी में डूब जाए और ऊपर भी तैर कर ना आ सके। मेरी लाश आज भी पानी में डूबी हुई है। और जब आपकी बेगम साहबा नीचे उतरकर देखने के लिए आई थी तो हम मुंतजिर थे। आपकी बेगम साहबा को हमने ऐसे नहीं मारा, हम तीनों उनके सामने गए थे और उनको बताया था कि आपने जो अपने बेटे और बेटे की तरबियत की है, उनका हम हशर कर चुके हैं। मुझे तो आप पहचान गई होंगी। उनकी तो खौफ से आंखें बाहर आ गई थीं। और उसके बाद उनको भी हमने मार दिया। हमारा इंतकाम पूरा हुआ। जब ये बुजुर्ग उस घर में फौरी आ गए थे तो हम जा चुके थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई से मालूम कर लिया था। आपसे जब टाइम लिया तो इन्होंने हमें बुला लिया, हमने सब कुछ इनको बता दिया। और ये इतने अल्लाह वाले हैं कि इन्होंने हमें रोक लिया और ये चाहते थे कि बजाय ये कहानी सुनाएं, हम अपने मुंह से आपको कहानी सुना सकें। तो इनके कहने पे आज हम आए हैं आपसे माफी मांगने के लिए कि हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन अगर हम ऐसा ना करते तो ये तीनों इतने बड़े शैतान बन चुके थे, ये औरों का भी घर बर्बाद करते। और आपको शायद इस कहानी पे यकीन ना आता, इसलिए हम तीनों खुद आपको बताने के लिए आए हैं इन बुजुर्गों के कहने पे। अब हम इजाज़त चाहेंगे, ये बुजुर्ग हमें इजाज़त दें, हम वापस लौट जाएं, जो असल में अब मरने के बाद हमारी दुनिया है। बुजुर्ग ने ऐसे फ़ख्र की तरफ देखा जैसे पूछ रहे हों क्या ये जाएं, तो फ़ख्र ने गर्दन हिला के सर नीचे कर दिया और उसी वक्त कमरे से वो तीनों गायब हो गए। बुजुर्ग बोले, हिम्मत करो मियाँ, हिम्मत करो। तुम एक नेक इंसान हो, अच्छे इंसान हो, रहल दिल इंसान हो, कोई बात नहीं, दिल छोटा मत करो, खुदा तुम्हें इसका अजर देगा। वो अपने अंजाम को पहुंचे।
शायद कुछ गलती तुम्हारी भी है। तुम पहले ही दिन बीवी को कंट्रोल कर लेते तो नौबत शायद यहां तक ना आती। लेकिन अपनी शादी करो, खुदा तुम्हें और बच्चे देगा, और ये तकदीर का लिखा होके रहता है। वो कुछ ऐसी बातें करके गए जिसके बाद अख्तर साहब ने वाकई शादी कर ली और उनके बाद बच्चे भी हुए। लेकिन ये कहानी उन्हीं बुजुर्ग ने अपनी फैमिली और अपने बच्चों को सुनाई थी, क्योंकि गांव के कई लोगों ने उन बुजुर्गों को वहां पे देखा था, इसलिए उनके बच्चे बाजिद थे। और जब कहानी बच्चों तक पहुंच जाती है तो फिर छुपी नहीं रहती, दुनिया तक भी पहुंच जाती है। और ये कहानी आप तक भी आज पहुंचाई है कि लोगों को सुनाइए और पूछिए ये कहानी उनको कैसी लगी। आप लोग कमेंट्स करते हैं, नीचे बताते हैं कहानी आपको कैसे लगी, मैं पढ़ता हूं, अच्छा लगता है तो इस कहानी के बारे में भी बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।